प्रिय विद्यार्थियों, फ्रांसीसी क्रांति को हम पढ़ रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे इस क्रांति के द्वितीय और तृतीय चरण की। किन घटनाओं ने फ्रांस की क्रांति को शुरू किया, किन किन कारणों से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई, इन सब के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्रांति के पहले चरण से निकलकर क्रांति ने दूसरे और तीसरे चरण में प्रवेश किया, कौन कौन से घटनाक्रम इस समय घटित हुए, इन सभी की चर्चा हम विस्तार से आज यहाँ पर देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में फ्रांस से शुरू हुई, ये कोई स्थानीय घटना नहीं थी, अपितु इसने संपूर्ण यूरोप को और विश्व को प्रभावित किया। ये क्रांति अनेक कारणों से फ्रांस में शुरू हुई। चूँकि इस क्रांति में हम देखते हैं दो पक्ष हमें दिखाई देते हैं। एक तरफ राजा है, सामंत है, पादरी वर्ग है। ये तीन वर्ग के लोग हैं जिनके पास समस्त विशेषाधिकार हैं, शक्तियां हैं, आर्थिक दृष्टि से ये संपन्न है। समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं ये राजा, सामंत जिन्हें हम कुलीन भी कह सकते हैं, और तीसरे हैं पादरी। तो इस तरह से इन तीनों ने मिलकर, मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर संपूर्ण जनता का शोषण किया, जिसे हम दूसरे रूप में देखेंगे, जनसाधारण वर्ग। तो इस तरह से फ्रांस के समाज में जो दो तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं, एक उच्च वर्ग के लोग हैं जिनके पास विशेषाधिकार है, एक निम्न वर्ग के लोग हैं जो अधिकारों से हीन हैं, जिनकी स्थिति शोचनीय है। ये मुट्ठी भर लोग जनसाधारण का शोषण कर रहे हैं, उनसे कर ले रहे हैं, उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं और स्वयं ये विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में हम देखें तो अनेक घटनाक्रम इस तरह के घटित हुए, जिससे 1789 ईस्वी में निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ ये क्रांति शुरू हुई। चूँकि इन सारे कारणों की चर्चा हम पहले विस्तार से कर चुके हैं। क्रांति का पहला चरण भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से 5 मई 1789 ईस्वी को एस्टेट जनरल के अधिवेशन को बुलाए जाने से इस क्रांति की शुरुआत देखी गई। क्रांति का नेतृत्व प्रथम चरण में उदार मध्यम वर्ग के हाथ में रहा, जिसका ये मानना था कि राजा की शक्तियों पर नियंत्रण लगाकर सामंतों और पादरों के विशेषाधिकारों का अंत करके फ्रांस की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। ऐसे में हम देखते हैं जब बौद्धिक वर्ग ने इस क्रांति में सहयोग दिया, उदार मध्यम वर्ग के हाथ में ये क्रांति आई और निम्न वर्ग के पादरियों और सामंतों का सहयोग क्रांतिकारियों को मिलने लगा, तो ऐसे में जब संविधान सभा के निर्माण की बात होने लगी और 1791 ईस्वी में फ्रांस का पहला संविधान बना, तो फ्रांस के इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन संविधान के निर्माण के साथ हमें दिखाई देते हैं। इसी में हमने देखा कि किस तरह से राज्य की शक्तियाँ कम हुई हैं। चूँकि संविधान बनने से राजा की निरंकुश सत्ता पर नियंत्रण हुआ था, सामंतों और पादरियों के विशेषाधिकारों का अंत हुआ था। जो पुरातन व्यवस्था है फ्रांस में चली आ रही थी, इस व्यवस्था का अंत करने का प्रयास इसमें किया था। दास प्रथा का अंत किया था। जो निम्न वर्ग है, किसान है, इनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया था। तो ऐसे में हम देखते हैं संवैधानिक राजतंत्र की बात यहाँ पे की गई थी 1791 ईस्वी के संविधान के माध्यम से। परंतु जब ये लगा राजा को कि उसकी शक्तियाँ कम हो रही है, तो वो अपनी रानी के साथ वेश बदलकर ऑस्ट्रिया भागने लगा। जब जनता को इस बात की जानकारी लगी, राजा को पुनः पकड़ कर लाए हैं, पेरिस में उसको बंदी बनाया है। तो इस सारे घटना चक्र में हम देखते हैं कि राजा की अब स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई थी और कहीं ना कहीं ये मांग उठ रही थी कि राजा की शक्तियों का दमन किया जाए। ऐसे में क्रांति प्रवेश करती है द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण में, जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा था, कि क्रांति का नेतृत्व अब उदार मध्य वर्ग से निकलकर अब उग्र मध्यम वर्ग के हाथ में आ गया। उग्र मध्यम वर्ग में हम देखेंगे, चूँकि 1791 ईस्वी के संविधान के माध्यम से फ्रांस में ये मांग उठने लगी थी कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाए, राजा की शक्तियों को नियंत्रित की जाए। परंतु क्रांति के द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि राजतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त करने की बात कही गई। राजतंत्र समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की बात यहाँ पे की गई। तो गणतंत्र की स्थापना क्रांति के द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि फ्रांस में किस तरह से गणतंत्र स्थापित हुआ।
इसमें हम देखेंगे चूँकि उग्र मध्यम वर्ग जो गणतंत्र का समर्थक था, इसका ये मानना था कि क्रांति के प्रथम चरण में जो निम्न वर्ग है, किसान है, श्रमिक है, इनके अधिकारों की मांग नहीं हुई थी, इनकी बातें नहीं रखी गई थी। चूँकि 1791 ईस्वी का संविधान आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था, और ऐसे में हम देखते हैं जब क्रांति उग्र मध्यम वर्ग के हाथ में आती है, गणतंत्रवादियों के हाथ में आती है, तो फ्रांस में हमें दो तरह के गणतंत्रवादी दिखाई देते हैं। एक है जैकोबिन दल और दूसरा है जिरोंदिस्ट दल। जिरोंदिस्ट दल को हम नरम दल के रूप में देख सकते हैं और जैकोबिन दल को हम गरम दल के रूप में देख सकते हैं, जो क्रांतिकारियों का समर्थक है, जो उग्र क्रांति के माध्यम से फ्रांस में पूर्णतः राजतंत्र का दमन करके गणतंत्र की स्थापना करना चाहता है, जबकि जिरोंदिस्ट का ये मानना है कि नहीं, राजा के अधीन रहकर भी फ्रांस में सुधार किया जा सकता है। तो दो तरह के हम गणतंत्रवादी फ्रांस में देखते हैं, एक जैकोबिन जिसमें दातो है, रोबेस्पियर है, इन लोगों ने समर्थन किया था, और दूसरा है जिरोंदिस्ट लोग। तो इस तरह से फ्रांस में दो तरह के गणतंत्रवादी हम देखते हैं। और इन गणतंत्रवादियों के हाथ में जब क्रांति आई है तो क्रांति में हम देखते हैं अनेक परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, चूँकि जैकोबिन दल पूर्ण रूप से फ्रांस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा था। तो इन्होंने जनवरी 1793 में, चूँकि राजा को राजतंत्र को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते थे, तो जनवरी 1793 ईस्वी में राजा को मृत्युदंड दिया गया। 21 जनवरी की ये घटना है। 21 जनवरी 1793 ईस्वी में राजा की हत्या के साथ राजतंत्र का अंत हुआ एवं गणतंत्र का उदय हुआ। राजा की हत्या से फ्रांस के विरुद्ध प्रशा, ऑस्ट्रिया, जो पहले से ही 20 अप्रैल 1792 ईस्वी से फ्रांस के खिलाफ लड़ रहे थे, चूँकि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव विदेशों पर भी पड़ रहा था। विदेश में जो अन्य देश हैं, वहाँ की जनता भी अपने शासकों के खिलाफ क्रांति चाह रही थी, युद्ध करना चाह रही थी, जबकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो फ्रांस छोड़कर विदेशों में जाकर बस गए थे। जो क्रांति विरोधी थे वो ये चाहते थे कि फ्रांस में राजतंत्र बना रहे, वो राजा के समर्थक थे, तो उन्होंने बाहर जाकर विदेशी शासकों से फ्रांस के राजा के लिए सहायता मांगी। ऐसे में हम देखते हैं कि राजा की हत्या से पूर्व प्रशा, ऑस्ट्रिया, इन दोनों ने मिलकर पिलनिज की संयुक्त घोषणा के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया था कि वो फ्रांस के शासक के समर्थक हैं। ऐसे में 20 अप्रैल 1792 ईस्वी को फ्रांस ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी। जब 21 जनवरी 1793 ईस्वी को राजा को मृत्युदंड दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो राजा की हत्या के साथ ही प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन आदि देश भी आकर मिल गए। इस तरह से हम देखें तो फ्रांस को चारों ओर से विदेशी शक्तियों ने घेर लिया, तो फ्रांस की स्थिति बहुत शोचनीय हो गई। आंतरिक दृष्टि से हम देखें तो फ्रांस में क्रांति विरोधी थे, और बाह्य दृष्टि से यदि हम देखें तो फ्रांस के ऊपर विदेशी शक्तियां आक्रमण कर रही थी। तो दोनों ही मोर्चों पर अब क्रांतिकारियों को, क्रांति समर्थकों को मोर्चा लेना था, लड़ना था, इस क्रांति को बनाए रखना था। तो ऐसे में हम देखते हैं जब फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है, राजतंत्र का अंत होता है, तो क्रांति विरोधियों का दमन करने के लिए जैकोबिन दल ने बहुत ही कठोर रुख अपनाया। उसने क्रांति विरोधियों का दमन करने के लिए आतंक का शासन स्थापित किया। चूँकि हमने पहले ही देखा कि जैकोबिन दल उग्रवादी दल था, क्रांति विरोधियों का दमन करना चाहता था, फ्रांस में क्रांति को बनाए रखना चाहता था। तो ऐसे में हम देखते हैं रोबेस्पियर के हाथों में जब इस क्रांति का नेतृत्व आता है, तो रोबेस्पियर ने क्रांति विरोधियों का दमन करने के लिए आतंक का शासन स्थापित किया। इसमें हम देखेंगे कि फ्रांस में जैकोबिन दल ने समस्याओं के समाधान के लिए आंतरिक नीति में आतंक की नीति अपनाई, और इसके लिए जैकोबिन दल के अध्यक्ष कम्यून नेता रोबेस्पियर ने 2 से 6 सितंबर के बीच फ्रांस में स्थान स्थान पर गिलोटीन क्या होते हैं? गिलोटीन लकड़ी का एक यंत्र बना होता है जिसमें मृत्युदंड है, तो इस यंत्र को काम में लिया जाता है। तो लोगों का जीवन का अंत किया। स्थान स्थान पर इन गिलोटीन्स को लगा दिया गया।
और ये व्यवस्था की गई कि संदेह के आधार पर किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। तो ऐसे में हम देखते हैं क्रांति विरोधियों का सफाया किया गया सार्वजनिक कल्याण समिति और सार्वजनिक सुरक्षा समिति, चूँकि फ्रांस के ऊपर विदेशी शक्तियों का आक्रमण हो रहा था। ऐसे में फ्रांस की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए जैकोबिन दल ने, जिनके हाथ में शासन सत्ता थी, उन्होंने 2 समितियां बनाई, सार्वजनिक सुरक्षा समिति और सार्वजनिक कल्याण समिति। सार्वजनिक सुरक्षा समिति जो 12 सदस्यीय थी, इस सुरक्षा समिति ने आतंक के शासन के माध्यम से क्रांति विरोधियों का दमन किया। और तत्कालीन परिस्थितियों को यदि हम देखें तो आतंक का शासन जो जैकोबिन दल ने स्थापित किया था, ये फ्रांस के लिए बहुत ही आवश्यक था, जिससे कि वो क्रांति विरोधियों का दमन कर सके और फ्रांस के विरुद्ध जो विदेशी शक्तियां थी उनसे मोर्चा ले सके। तो आतंक का शासन इस तरह से रोबेस्पियर ने, जैकोबिन दल ने फ्रांस में स्थापित किया। इस तरह से हम देखते हैं, चूँकि जैकोबिन दल ने सितंबर 1793 में अपनी नीतियों के माध्यम से उन्होंने फ्रांस में आतंक का शासन स्थापित कर दिया था, तो धीरे धीरे अब क्रांति विरोधियों का अंत होने लगा था। परंतु बीच में कुछ ऐसा हुआ कि अब रोबेस्पियर के खिलाफ वातावरण बनने लगा और जुलाई 1794 ईस्वी में रोबेस्पियर की भी हत्या कर दी गई। रोबेस्पियर की हत्या के साथ ही आतंक के राज्य का अंत हुआ। 1795 ईस्वी में संविधान सभा ने नए संविधान की घोषणा करी। इस बीच फ्रांस में 1793 से 94 ईस्वी के मध्य शत्रु देशों को लगातार पराजय का सामना करना पड़ा। हम देखेंगे, चूँकि क्रांति का नेतृत्व दूसरे चरण में नई विधानसभा के हाथ में था, नेशनल कन्वेंशन के हाथ में था, जिसने 1795 ईस्वी में फ्रांस का नया संविधान बनाया। तो फ्रांस के इतिहास में 2 तरह के हमने संविधान देखे, 1791 का संविधान और 1795 का संविधान। 1791 ईस्वी का जो संविधान है, इसके माध्यम से विशेषाधिकारों का अंत किया गया था, सामाजिक समानता की स्थापना की गई थी, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी हुआ था, इसको लागू किया गया था। फ्रांस के इतिहास में सामाजिक समानता स्थापित होना भी एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान ये 1791 का संविधान नहीं कर पाया था, परंतु 1795 ईस्वी के संविधान के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। 1795 में क्रांति ने तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया और यहाँ पर अब जो नई विधानसभा थी, इसका अंत हुआ और डायरेक्टरी का शासन स्थापित हुआ। 5 सदस्यीय डायरेक्टरी का शासन स्थापित हुआ, जिसके हाथ में क्रांति का नेतृत्व आया है। फ्रांसीसी क्रांति में हम देखते हैं, इस संचालक मंडल ने फ्रांस ने लगातार बाह्य युद्धों में सफलताएं अर्जित की है, लगातार विदेशी शक्तियों को फ्रांस ने पराजित किया है। फ्रांसीसी सेनाओं को इटली, ऑस्ट्रिया आदि देशों के विरुद्ध सफलताएं प्राप्त हुई है, आंतरिक शांति स्थापित हुई है। ऐसे में हम देखते हैं कि आतंक के शासन का अंत होने से ही नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति का ये महत्वपूर्ण परिणाम हम देखते हैं कि डायरेक्टरी शासन के परिणाम स्वरूप नेपोलियन बोनापार्ट को, जिसने विदेशी शक्तियों को पराजित करने में अभूतपूर्व साहस दिखाया था, इस नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का अवसर मिला और इसने पूरा मौका अपने पक्ष में करते हुए 1799 ईस्वी में फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ले ली। एक बार पुनः फ्रांस में नेपोलियन के हाथ में सत्ता आने से एक तंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति जिस निरंकुश एक तंत्रीय शासन व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुई थी, राजतंत्र के खिलाफ शुरू हुई थी, 10 साल बाद हम देखते हैं फिर से वही शासन व्यवस्था, एक तंत्रीय शासन व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में सत्ता आने से फिर से स्थापित हुई। इस बीच हम देखें कि फ्रांस की क्रांति जो 3 चरणों से निकली है, 1789 से 1792 ईस्वी। प्रथम चरण जिसमें क्रांति का नेतृत्व रहा उदार मध्यम वर्ग के हाथ में, 1792 से 1795 ईस्वी, जिसमें क्रांति का नेतृत्व रहा है उग्र मध्यम वर्ग के हाथ में, जिसमें गणतंत्र की स्थापना होती है, आतंक का शासन स्थापित होता है, क्रांति विरोधियों का दमन किया जाता है। फ्रांस के ऊपर जो विदेशी शक्तियों का, अन्य देशों का आक्रमण होता है, इनका सामना किया जाता है। आतंक का शासक
रोबेस्पियर की हत्या के साथ 1794 में समाप्त होता है। डायरेक्टरी का शासन 1795 ईस्वी में स्थापित होता है और क्रांति का नेतृत्व आता है 5 सदस्यीय इस समिति के हाथ में। इस तरह से फ्रांस की क्रांति 10 साल में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होती है। विश्व इतिहास में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, राष्ट्रीयता और समाजवाद जैसे विचार फ्रांस की क्रांति ने विश्व को दिए हैं। रूसी क्रांति जो 1917 ईस्वी में शुरू हुई, इसका पदचिन्ह बहुत पूर्व ही फ्रांस की क्रांति ने तैयार कर दिया था। तो इस तरह से हम देखें, फ्रांस की क्रांति ने विश्व इतिहास की घटनाओं को प्रभावित किया है। इसने अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा लेकर अपने देश में पुरातन शासन व्यवस्था के खिलाफ, विशेषाधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, आर्थिक समस्याओं और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है, चर्च का जो एकाधिकार था, सामंतवाद था, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और इस तरह से हम देखें, फ्रांस की क्रांति ने लंबे समय के संघर्ष के पश्चात अपने लोगों को अधिकार दिलाने में सफलता अर्जित की है। मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र है, नागरिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, 1789 ईस्वी की क्रांति का ये सबसे उज्जवल पक्ष है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति पूर्ण रूप से फ्रांस में सफल रही है। चूँकि राष्ट्रीय सम्मेलन जो वहाँ पर स्थापित हुआ था 1792 में, इसने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की हैं। सेना का आधुनिकीकरण किया गया है, आंतरिक जो विद्रोह हो रहे थे उनका दमन किया है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास इस राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ है। 1795 में जो संविधान बना है, उस संविधान को बनाने में सफल रही है। फ्रांस में आर्थिक सुधार हुए हैं, शिक्षा का विकास हुआ है। तो क्रांति कुल मिलाकर हम देखें, दूसरे चरण में क्रांति को लगातार सफलताएं मिल रही है और तीसरे चरण में जाकर क्रांति अपने अंतिम पड़ाव पर जाकर सफल होती है। इस तरह से फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है, जो विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, जिसने विश्व को अनेक कारणों से प्रभावित किया। वो कारण क्या थे, ये सारी चर्चा हम नेपोलियन बोनापार्ट के अध्याय में करेंगे। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति का क्या परिणाम निकला, इसका क्या महत्व है। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप पुरातन शासन व्यवस्था का अंत होता है, बुर्बो वंश के निरंकुश राजवंश का अंत होता है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का अंत होता है, समाजवाद और राष्ट्रीयता का विकास होता है, सामंतवाद का अंत और चर्च का जो एकाधिकार था ये समाप्त होता है। फ्रांस में शिक्षा और संस्कृति का विकास होता है, जनतंत्र की विजय होती है, आर्थिक विकास को गति मिलती है। चूँकि आर्थिक शोषण के विरोध ये क्रांति शुरू हुई थी, तो आर्थिक विकास इस क्रांति के परिणाम स्वरूप तेजी से बढ़ता है। इस तरह से हम देखें तो फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व इतिहास की घटनाओं को प्रभावित किया और जिन कारणों से ये शुरू हुई थी, उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये सफल रही।